हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने कल एक वीडियो अपलोड किया था कहानी से संबंधित, कफन कहानी, जो प्रेमचंद की एक बहुचर्चित कहानी थी, जिसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी कहा जाता है। उस कहानी में अपने जिक्र किया था कि कैसे प्रेमचंद ने एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के चलते एक ऐसी कहानी रची जिसमें हर तरफ उनकी चर्चा थी। जिस कहानी की हर एक पाठ्यक्रम में, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में जिसको शामिल किया गया। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी की भयावहता का चित्रण किया गया, एक दारुण, एक भयंकर चित्रण किया गया, एक मार्मिक चित्रण किया गया है गरीबी का। गरीबी में इंसानियत के तार तार होने का चित्रण किया गया है कि कैसे यीशु और माधव है वो जो माधव की पत्नी बुदिया थी, उसके मर जाने पर जो उनके जो गांव के लोग पैसे देते हैं, उन पैसे से जो कफन लाने जब शहर जाते हैं तो कफन नए खरीद के वो शराब पी के वहीं गिर पड़ते हैं। एक ऐसी कहानी जिस कहानी में बताया गया है कि यीशु और माधव दोनों एक प्रकार से दार्शनिक है। ऐसे दार्शनिक है कि जो गांव में जो किसान लोग है, वो किसान लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उतनी मेहनत नहीं मिलती, उतना वो उनका जो जीवन है वो सफल नहीं है, इतने खुश नहीं है, घिसू और माधव से ज्यादा सुखी नहीं है, कहने का मतलब है। तो एक प्रकार से उनको दार्शनिक दिखाया गया है इस कहानी में। आज अपने ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो स्मरणीय तथ्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है, वो प्रश्न अपने इसमें हल करेंगे। और वो प्रश्न इसमें जो तथ्य है, वो जो नए नए तथ्य लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं कि इस कहानी से संबंधित विद्वानों के क्या कथन है और इस कहानी का मूल कंसेप्ट क्या है इस कहानी की। तो अपने पीपीटी के माध्यम से इसको पढ़ेंगे कि ये जो कफन कहानी है, इसके कहानीकार कौन है। तो कहानीकार इसके प्रेमचंद है। इस कहानी में क्या है कि ये कहानी सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी, ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी जामिया पत्रिका में। और कब प्रकाशित हुई थी? ये दिसंबर 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उर्दू में प्रकाशित हुई थी। ये किसके अनुसार है? ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। किसके अनुसार है ये कमल किशोर गोयनका के अनुसार है। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को 8 भागों में संपादित करके, अलग अलग भागों में संपादित करके और एक नई किताब के रूप में संपादित किया था, संकलित किया था। उसमें जो ये जो प्रेमचंद की कफन कहानी आती है, उस कफन कहानी में जो कंप्लीट होती है ना, उसके बाद में लिखा हुआ है कि जामिया पत्रिका में प्रकाशित दिसंबर 1935 उर्दू में, हिंदी में प्रकाशित चांद पत्रिका में अप्रैल 1936 में। उस ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं कमल किशोर गोयनका ने जो संपादित किया प्रेमचंद की कहानियों की, उस कहानियों से मैंने पढ़ा था, तो वहां ये मिली थी। ठीक है। ये जो कमल किशोर गोयनका है, ये कमल किशोर गोयनका ने कफन कहानी का रचना काल दिसंबर 1935 ईस्वी, देखो ये दिसंबर 1935 ईस्वी, और इस वर्ष 1935 ईस्वी की प्रकाशित अन्य कहानियों के साथ इसका विश्लेषण भी किया था। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कफन पर मार्क्सवाद का प्रभाव देखा था, क्योंकि मार्क्सवाद की स्थापना हुई थी सन 1936 ईस्वी में हुई थी। और 1936 ईस्वी में कहा हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना प्रेमचंद की अध्यक्षता में 1936 ईस्वी में जो लखनऊ में हुई थी। तो उससे पहले 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी के आसपास ये जो कहानी लिखी गई कफन, तो इसको मार्क्सवाद का प्रभाव इस पर पहली बार देखा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मार्क्सवाद पर प्रभाव देखा था। यह पहला प्रयास था जब कफन कहानी को मार्क्सवाद से जोड़ा गया। मार्क्सवाद की इसमें एक प्रकार से थ्योरी थी कि कैसे वो काम नहीं करते, कैसे पूंजीवादियों के विरुद्ध वो विद्रोह करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो यीशु कहता है कि अगर बुदिया स्वर्ग नहीं जाएगी तो क्या स्वर्ग वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं, वो वाला प्रसंग आता है। तो इसमें मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जाता है। अगला जो है कि यह कहानी एक प्रकार से मनोविज्ञानिक कहानी, आपके जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कैसी कहानी है, तो यह एक प्रकार की कैसी है? तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। ये आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में घिसू और मध्यम जैसा सर्वहारा वर्ग, सामान्य वर्ग, किसान वर्ग जिसको माना जाता है, मध्य जो कह सकते हैं सामान्य वर्ग, तो सर्वहारक कितना पतित हो सकता है, कितना पतित हो सकता है, ये कितना पतित हो सकता है, मानवता इंसानियत कैसे आलू के चंद टुकड़ों में दम तोड़ देती है, इसका चित्रण किया गया है कि मानवता है, इंसानियत है, वो किस प्रकार आलू के चंद टुकड़ों में दम तोड़ देती है। कहने का मतलब है कि अंदर बुधिया कमरे में प्रसवावस्था में तड़प रही है, चिंगाड़ मार मार कर तड़प रही है, और बाहर बाप बेटे दोनों आलू सेक सेक के खा रहे हैं, और दोनों
ये सोचते हैं कि घीसू तो ये सोचता है कि अगर मैं चला गया तो माधव आलूक हो जाएगा, तो वो ऐसे कहता है कि घीसू तो कहता है कि मैं अगर जीते जी तो बहू का मुंह ही नहीं देखा, और जब ये तड़प रही है तो जब मैं जाऊंगा तो ठीक से तड़प भी नहीं पाएगी। और माधव इस वजह से आलू खा रहा है और बहाना बनाता है कि मैं जब चला जाऊंगा तो उसमें कोई भूत प्रेत या फिर कोई कह सकते हैं उसका चुड़ैल का कोई छाया हो सकती है, चुड़ैल की छाया हो सकती है, तो मुझे डर लगता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं, और वो वहां आलू खाकर वैसे ही सो जाते हैं और आलू के गरम गरम टुकड़े ही मुंह में हलक में डाल देते हैं। उनका हलक गला है वो जलता रहता है, लेकिन सीधे सीधे वो जल्दी खाते हैं ताकि क्या है कि दूसरा ज्यादा नया खा जाए। तो आलू के चंद टुकड़ों में ये इंसानियत, ये जो मानवता है, ये तार तार हो जाती है। इसका चित्रण किया गया है। सामाजिक मान्यताओं के विद्रोह का भाव है इसमें, जैसे कथन वह बैकुंठ न जाएगी, वह बैकुंठ ना जाएगी, न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं। इसमें भी क्या कहा गया, तो इसमें एक प्रकार का सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह है। इसमें शोषण और गरीबी से उत्पन्न कर्महीनता और लापरवाही का चित्रण है। घीसू और माध्यम के कर्महीनता में मन की संवेदना है और इसके साथ साथ उनकी भावनाओं का भी चित्रण है। उनकी भावनाएं कैसी है लोगों के प्रति, इस समाज के प्रति, उस इंसानियत के प्रति कैसी है, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विषमता और सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह का इसमें स्वर है। आगे देखते हैं अपने कि इस कहानी में आलोचकों के मत, ये जो मत है ना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल जानने चाहिए। यह कहानी जिस सत्य को उद्घाटित करती है या उजागर करती है, वह जीवन के सत्य से मेल नहीं खाता। इंद्रनाथ मदान द्वारा कहा गया ये कि जीवन के तथ्य से ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। जिस कहानी की कोई हो सकता है कि बाहर बेटे और जो बाप है वो दोनों तो आलू खा रहे हैं और अंदर बहू है वो तड़प तड़प के मर रही है। उसके जो दान के पैसों से, कफन के दान के पैसों से वो दोनों के दोनों शहर जाके शराब पी लेते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जीवन के तथ्यों से ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यह कहानी कल्पना की उड़ान की कहानी है। कल्पना की उड़ान की कहानी है। इसमें बाद में आएगा भी कि रामचंद्र शुक्ल है वो एक बार कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने से ऐसे कहने लगे कि प्रेमचंद अब तो हवा में उड़ने लग गए, कल्पना की उड़ान में बातें करते हैं, बुखला के एक प्रकार से कहने लगे थे रामचंद्र शुक्ल। ये जो शिवमंगल सिंह सुमन है, इन्होंने कहा कि कफन है वो तलस्पर्शी यथार्थ का चित्रण है। ये जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है, इन्होंने कहा था कि कफन में गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार जाती है, इंसानियत हार जाती है और गरीबी है वो जीत जाती है। और वो दोनों के दोनों गरीबी कैसे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि घीसू जिसने जिंदगी भर पेट भर खाना नहीं खाया, सिर्फ एक बार खाना खाया था वो भी ठाकुर की बारात में, और जो माधव है वो 20 साल का हो गया लेकिन फिर भी उसने जीवन भर कभी भी पेट भर खाना नहीं खाया। बुधिया के मरने पर दोनों पेट भरे खाना खाते हैं। देखो तो इसमें क्या है कि कफन में गरीबी और मनुष्यता की लड़ाई में मनुष्यता हार गई है। ये जो राजेंद्र यादव है, डॉक्टर राजेंद्र यादव, इन्होंने कहा था कि कफन हृदय स्तब्धता या विजड़ित संवेदना की कहानी। हृदय स्तब्धता अर्थात हृदय है एक प्रकार से कह सकते हैं टूट जाता है। जब ये कहानी पढ़ते हैं तो हृदय एक प्रकार से बुखला जाता है कि कैसे कोई लोग हो सकते हैं, कैसे एक प्रकार से दार्शनिक हो सकते, कैसा समाज हो सकता है तो उसकी सेवा, जीते जी तो उसकी सेवा नहीं करता और मरने पर उनको कफन देने के लिए और नया कफन खरीदने के लिए उनको पैसे देते हैं, और जो तड़प रही है उस तड़प को रोकने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको पैसे नहीं, उनके पास पैसे नहीं है। तो राजेंद्र यादव ने कहा कि कफन है वो हृदय स्तब्धता या विजड़ित संवेदना की कहानी है। ये जो मैं बता रहा था ना बात, वो ये है कि कफन कहानी पर पहली प्रतिक्रिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मिलती है, जो उन्होंने कक्षा में पढ़ाते समय व्यक्त की थी। वह इस अमनुष्य कहानी को, अमनुष्य अर्थात मनुष्यहीनता की कहानी को पढ़कर बौखला उठे थे और क्षुब्ध होकर कहा था कि प्रेमचंद की कल्पना अब अधिक उड़ान भरने लगी है, अर्थात प्रेमचंद है अब तो कल्पनाओं में उड़ने लगे हैं। इस प्रकार से बौखला उठे थे रामचंद्र शुक्ल। कफन है वो अपने गहरे अर्थ में बुधिया के कफन की कहानी नहीं, बल्कि मानवता और मृत नैतिक दिशा के कफन की कहानी है। ठीक है, नैतिक दिशा के कफन की कहानी है। ये जो मृत नैतिक दिशा है ना, इसका कफन लाया गया था, एक प्रकार से कह सकते हैं। यह उस हताशा की कहानी है जो मनुष्य के आदित्य को आदिम स्तर पर ले जाती है और जहां अच्छे बुरे का लोप हो जाता है। ये डॉक्टर राजेंद्र यादव ने कहा था। मनमथ नाथ गुप्त ने कहा था कि घीसूर माधव के चरित्र के लिए, के दुर्व्यवहार के लिए विषमता मुलक समाज दोषी है कि एक प्रकार से। और डॉक्टर धर्मवीर ने तो
ये कहानी पढ़ के और प्रेमचंद को कह दिया था सामंतों का मुंशी। सामंतों का मुंशी कहकर प्रेमचंद को एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रेमचंद की आलोचना की गई थी। ठीक है ना। अगले वीडियो में अपने कोई नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये कहानी स्कूल व्याख्याता में, ये कहानी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, दोनों में काम की है। इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में भी ये कहानी लगती है, तो उनके लिए भी ये कारगर है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आपको मूल प्रति है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।